हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ कीर्ति सागर। हम पढ़ रहे हैं आपका जो ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है एनसीईआरटी की, उसमें हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका जनसंख्या। देखिए, जनसंख्या क्या होती है? किसी भी पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर प्लेस पर रहने वाले जनों की संख्या, मतलब लोगों की संख्या ही जनसंख्या कहलाती है। तो एक टॉपिक देखते हैं हम, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि देखिए आपकी क्या होती है। जनसंख्या वृद्धि होती है आपकी नई जनसंख्या माइनस पुरानी जनसंख्या। ठीक, जो नई जनसंख्या है, अगर उसमें से पुरानी जनसंख्या को माइनस कर दें तो ये आपकी निकलती है जनसंख्या वृद्धि। ठीक, एक है कि जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, तो ये कैसे निकालना होगा। जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, कुल जन माइनस कुल मृत्यु। ऐसा तो नहीं है एक दिन में जितने बच्चे पैदा हो रहे होंगे तो कुछ मर भी रहे होंगे लोग। ठीक है, जैसे एक दिन में 100 बच्चे पैदा हो गए तो हो सकता है 95 लोग मर गए हो, तो जनसंख्या वृद्धि हुई कितनी आपकी, 5 लोगों की। ठीक, फिर देखते हैं वास्तविक जनसंख्या। वास्तविक जनसंख्या देखिए आपकी क्या है, कुल जन माइनस कुल मृत्यु, कुल मृत्यु। अब इसमें क्या प्लस करेंगे, कुल अप्रवास माइनस कुल प्रवास, मतलब कितने लोग आए यहाँ पे और कितने लोग गए। प्रवास को भी तो आप काउंट करेंगे, तो ये हो जाएगा कुल अप्रवास माइनस कुल उपप्रवास। अगर आपको प्रवास और उपप्रवास देखना है तो आप इससे पीछे वाली वीडियोस देखिए, 9th क्लास की ज्योग्राफी में अच्छे से समझाया गया है। फिर आता है आपका जन्म दर कितनी है। देखिए, जन्म दर को हम कैसे निकालते हैं, जन्म की कुल जनसंख्या, मतलब कितने लोग जन्मे, कितने कुल जनसंख्या पे, जन्म की कुल संख्या बटे कुल जनसंख्या इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकलती है। ये हो जाती है आपकी जन्म दर। आप जो वर्ड टर्म पढ़ते हैं मृत्यु दर, मृत्यु दर क्या होती है आपकी, मृत्यु की कुल संख्या, कितने लोगों की जो है डेथ हुई अपॉन कुल जनसंख्या बट इंटू 100। तो देखिए, ये कुछ टर्म है जो बेसिकली जनसंख्या में आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म। फिर नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं जनघनत्व। जनघनत्व देखिए कैसे निकालते हैं, जैसे आपने सुना होगा इंडिया का जनघनत्व कितना है, 322। तो उसे कैसे निकालते हैं, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, मतलब कितने क्षेत्रफल में कितने लोग रह रहे हैं, पर्टिकुलरली किलोमीटर के हिसाब से ये निकलता है, किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से। अब देखते हैं कायिक घनत्व। कायिक घनत्व ये क्यों जरूरी है, या पोषक घनत्व भी इसको बोल देते हैं। ये होता है आपका कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि क्षेत्र। इसका क्या मतलब है कि कितनी जनसंख्या पर कितना क्षेत्र है कृषि का, ये भी तो डिपेंड करेगा ना कि कृषि का क्षेत्र कितना और उस पर कितनी जनसंख्या डिपेंड है। फिर बढ़ते हैं साक्षरता दर। देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन कमीशन जो आपके हैं, तो साक्षरता दर का एक पैमाना जो है निर्धारित क्या है, वो है साक्षर हम किसको मानेंगे कि 7 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति, ठीक, जो किसी भी एक भाषा में पढ़ना एवं लिखना दोनों जानता हो, उसे हम साक्षर की श्रेणी में रखते हैं। तो देखिए, साक्षरता मतलब क्या होता है, साक्षरता दर यही है कि कितने जो है पुरुष, कुल जनसंख्या में कितने पुरुष पढ़े हुए हैं, कितनी महिलाएं पढ़ी हुई हैं। ऐसे ही लिंगानुपात हम निकाल सकते हैं। लिंगानुपात क्या होता है, महिलाओं की संख्या पर 1000 में निकलती है। ठीक, ये है आपके जो है लिंगानुपात दर। फिर देखते हैं कुल प्रजनन दर। कुल प्रजनन दर देखिए आपकी क्या होती है कि एक स्त्री है, जैसे सपोज दैट वो अपने जीवन काल में जो भी टाइम होता है 49 ईयर तक जो है प्रजनन का काल मानते हैं। ठीक, 14 से 49, या अब तो जैसे 21 है तो 21 से पहले भी हो सकते हैं, बट ये है कि वो इतना ज़्यादा वो नहीं मान्य नहीं होता। तो क्या है 49 तक, 14 से 49 की एज तक फीमेल जो है, एक फीमेल अपने औसत जीवन में कितने बच्चे पैदा कर सकती है। तो इंडिया के लिए है 2.1। ठीक, 2.1 वर्ल्ड के लिए भी रेशियो है।
इंडिया के लिए भी 2.1 या 2.2 है शायद, ठीक, इनमें से आप देख लेना एक है 2.2 है, और इंडिया के लिए है आदर्श दर जो मानी जाती है 2.1, इंडिया के लिए 2.2 है, ठीक। ये है आपकी प्रजनन दर। अब पढ़ते हैं शिशु मृत्यु दर। नेक्स्ट टर्न है हमारा शिशु मृत्यु दर। तो देखिए शिशु मृत्यु हुई कितने में से, पर 1000 शिशुओं में से इंटू 100, ये होती है शिशु मृत्यु दर। फिर आता है आपका मातृ मृत्यु दर। ये क्या होती है, मातृ मृत्यु मतलब कितनी माताओं की मृत्यु हुई पर 1 लाख। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ये 1 लाख होता है, ठीक है, 1 लाख इंटू 100, तो ये होता है आपका मातृ मृत्यु दर। अब देखते हैं, देखिए कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं या जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए वो क्या होते हैं, जैसे आपको पता है, एक तो भौगोलिक कंडीशंस होती है, टोपोग्राफिकल कंडीशन, लोग पहाड़ों में रहना नहीं चाहते हैं, ज़्यादा मैदानों में अच्छे से सर्वाइव करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे अच्छी सुविधाएं होती हैं। इसी वजह से जो मैदान है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या, चाहे वो सिंधु का मैदान हो, चाहे वो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान तो इवन बहुत है। अमेजन बेसिन भी क्या है, वो इस वजह से ही क्योंकि वहाँ पे एक रिवर रहती है और वो प्लेन ही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह होती है। फिर है ऊंचाई पे भी लोग जो है ज़्यादा बसने के लिए नहीं करते हैं क्योंकि प्लेन एरिया होते हैं वो 200 मीटर तक होते हैं समुद्र तल से, और वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। फिर है आपके क्या, जैसे कि टोपोग्राफिकल अक्षांशीय कंडीशंस में लोग रहना नहीं चाहते, शीतोष्ण कटिबंधीय, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और ना ही बहुत ज़्यादा विषुवत रेखा के वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। तो ये कुछ कंडीशंस है। फिर है आर्थिक कंडीशन। आर्थिक कंडीशन जैसे जहाँ पे शहर होते हैं, जहाँ पे रोजगार होता है, लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं। कल्चरल कंडीशंस क्या होती है कि जहाँ पे लोगों का कल्चर जुड़ा हुआ हो। आपने इसीलिए देखा हो जितने भी कल्चरल शहर है, जैसे काशी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है उसकी, ठीक, इलाहाबाद क्योंकि प्रयाग है जो है गंगा यमुना सरस्वती का जो है संगम है वहाँ पे, इसकी वजह से क्या है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। तो कल्चरल कंडीशंस भी जो है इफेक्ट करती हैं, ठीक। अब देखते हैं कि हम किसी भी जो सिटी होती है आपके, किसी भी शहर देश होता है, उसमें जो है कौन कौन सी जनसंख्या वर्केबल होती है। तो देखिए 0 से 14 तक की जो जनसंख्या होती है ना, इसको हम वर्केबल नहीं मानते, ठीक। और फिर है 14 से 59 की होती है, ये वर्केबल होती है। यही किसी देश की वो जनसंख्या है जो काम करती है 14 से 59, ठीक। और 59 प्लस की जो होती है ये आश्रित होती है, और 0 से 14 भी आश्रित होती है। तो किसी भी देश का जो विकास है वो इस जनसंख्या पर डिपेंड करता है। तो अगर हम उसका जनसंख्या की लाभ लेना चाहते हैं तो हमने जो नौजवान हैं उनको कौशल प्रदान करना पड़ेगा ताकि अधिक जनसंख्या होते भी कि सबको कुछ ना कुछ आए और वो उत्पादन कार्य में लग सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।